हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं टॉप गुरु। जी हाँ दोस्तों, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सेमेस्टर 6 का जो प्रैक्टिकल थर्ड है उसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। और प्रैक्टिकल थर्ड हम लोगों को क्या बनाना है, सेक्सटेंट सर्वेइंग बनाना है। सेक्सटेंट सर्वेइंग यानी इसका मतलब क्या होता है, सेक्सटेंट सर्वेक्षण। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका परिचय क्या होता है सेक्सटेंट सर्वेइंग, इसका परिचय क्या है, बनावट क्या है, इसके कौन कौन से अंग होते हैं, इसके क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में यह भी चर्चा करेंगे कि भाइवा में किन किन सवालों का जवाब हम लोगों को देना पड़ेगा, किस टाइप के प्रश्न हम लोगों से पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो प्रैक्टिकल थर्ड है उसको हम लोग नोट करते हैं अपने फाइल में। जल्दी से अपना फाइल और पेन निकाल लीजिए और नोट करना शुरू कीजिए। दोस्तों इसका परिचय हम लोग कैसे बोलेंगे, अगर पूछा जाएगा कि सेक्सटेंट सर्वेक्षण क्या होता है, तो यह दोस्तों यह एक प्रकार का उपकरण होता है जिसको जितना सारा अब तक आविष्कार हो चुका है वह उसमें से सबसे साधारण है, सबसे जो इजी वाला है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सटेंट सर्वेक्षण। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाथ से पकड़कर किए जाने वाले जितने भी सर्वेक्षण उपकरण का अब तक आविष्कार हुआ है उसमें सेक्सटेंट निस्संदेह सबसे अधिक परिशुद्ध एवं उपयोगी उपकरण है। अन्य सर्वेक्षण उपकरणों की अपेक्षा सेक्सटेंट में कई ऐसे विशेष गुण होते हैं जिनकी वजह से इसका प्रयोग जल और स्थल दोनों जगहों पर किया जाता है। दोस्तों यह हाथ से पकड़कर किया जाने वाला सर्वेक्षण उपकरण है और जब तक जो अभी तक जितना सारा आविष्कार हुआ है उसमें से सबसे अच्छा यह है, सबसे ज़्यादा शुद्ध बताता है और उपयोगी उपकरण है, इसीलिए इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके कुछ विशेष गुण भी होते हैं जिसके कारण इसको तो लार्ज लेवल पे जाना जाता है। चलिए दोस्तों इसका हम लोग क्यों जानते हैं, सबसे पहले उपयोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों इसको अधिक उपयोगी माना जाता है। दोस्तों इसका उपयोग क्या है, तो इसकी विशेषताओं के कारण इसे निम्नलिखित सर्वेक्षण में उपयोग किया जाता है। इसकी विशेषता कि हम लोग जलीय भाग में भी इससे सर्वेक्षण कर सकते हैं। जब जलीय भाग में इससे सर्वेक्षण करते हैं तो जलराशिक सर्वेक्षण कहा जाता है। स्थलीय भागों में जब हम लोग सर्वेक्षण करते हैं तो कौन कौन सा सर्वेक्षण होता है स्थलीय भागों में, इसके द्वारा अन्वेषी सर्वेक्षण होता है, आविची सर्वेक्षण होता है और प्रारंभिक सर्वेक्षण जो होता है इसी के द्वारा होता है। दोस्तों भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं और जो सबसे मेन सौर परीक्षण है इसमें भी इस जो उपकरण है उसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि सेक्सटेंट के प्रकार कितने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेक्सटेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों बनावट की दृष्टि से सेक्सटेंट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, परंतु उनकी रचना का मूलभूत नियम जो है वह एक ही है। दोनों एक ही काम करता है, दोनों का काम जो है एक ही, क्या करना है, सर्वेक्षण करना है। हम लोग जब सर्वेइंग करते हैं उसी समय इसका यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों जो हमारा है पहला सेक्सटेंट उसको हम लोग नाविक सेक्सटेंट बोलते हैं और जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं बक्स सेक्सटेंट। नाविक सेक्सटेंट और बक्स सेक्सटेंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका प्रकार है नाविक सेक्सटेंट और बक्स सेक्सटेंट। चलिए हम लोग ये दोनों के बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग आगे करते हैं। नाविक सेक्सटेंट किसे कहा जाता है, नाविक सेक्सटेंट होता क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, इसके जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, जलराशिक सर्वेक्षण एवं नाविक लोग इस उपकरण का अत्यधिक उपयोग करते हैं, इसीलिए इसे नाविक सेक्सटेंट कहा जाता है। चूंकि यह नाविकों के द्वारा अधिक उपयोग किया जाता है इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, तो सेक्सटेंट के पहले नाविक जोड़ दिया गया है। यानी इसका उपयोग अत्यधिक किसके द्वारा किया जाता है, तो नाविक सर्वेक्षकों के द्वारा, जो नाव से सर्वेक्षण का काम करते हैं। नाविक सेक्सटेंट के प्रमुख अंग निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन सा अंग होता है इसका, चलिए हम लोग देखते हैं। अंशांकित चाप, अंशांकित चाप, उसके बाद है सूचक बाहु, क्लैंप, टेंजेंट पहिया, वर्नियर, निर्देश दर्पण और जी नंबर पे हमारा है दूरबीन, रंगीन कांच, बक्स और क्षितिज कांच। तो इतने सारे इसके अंग होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक फोटो दिखाया हुआ है, फोटो जो है नाविक सेक्सटेंट का है और नाविक सेक्सटेंट के कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है यही उपकरण है, यही उपकरण है, इसी को क्या बोला जाता है, नाविक सेक्सटेंट बोला जाता है। आप अगर इसको अपने फाइल में बना सकते हैं तो बनाइए और नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है हम लोगों को। आगे आइए, आगे हम लोग देखते हैं बक्स सेक्सटेंट के बारे में। बक्स सेक्सटेंट होता क्या है, तो दोस्तों बक्स सेक्सटेंट छोटा
हल्का सुवाह्य उपकरण है जिसके आविष्कार का श्रेय किनको जाता है? विलियम जोन्स को जाता है। एक सवाल यहाँ से पूछ सकता है भाई में आप लोगों को कि बक सेक्सटेंट जो है उसका आविष्कार किन के द्वारा किया गया? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। यह कैसा होता है? तो छोटा होता है, हल्का होता है, सुवाह्य उपकरण होता है। यह जो है दोस्तों धातु का बना होता है। किसका बना होता है? धातु का बना होता है और लगभग 4 सेंटीमीटर गहरा और 7.5 सेंटीमीटर व्यास वाला बेलनाकार बक्स के रूप में होता है। देखिए, तथा इसके द्वारा 120 डिग्री तक के क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर तथा नत कोणों को मापा जा सकता है। क्या बोला जा रहा है कि 120 डिग्री तक के कोण को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? माप सकते हैं। 120 डिग्री तक के कोणों को इसमें क्या किया जाता है? मापा जाता है। और किस किस कोणों को? तो क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? ये जो सीधी लाइन है इसको हम लोग माप सकते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? कि ये जो ऊपर खड़ा लाइन है उसको हम लोग माप सकते हैं। और नत का मतलब क्या होता है? कि जो झुकाव होता है, जो एंगल होता है, एंगल जो झुकाव वाला कोण है उसको हम लोग माप सकते हैं, उसको नत कोण बोला जाता है। तो इसके प्रयोग से तीनों कोणों को आसानी से मापा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या चीज लिखा हुआ है कि प्रयोग करते समय सेक्सटेंट के ढक्कन को खोलकर उसे उपकरण के नीचे की चूड़ियों पर कस दिया जाता है। बक्स सेक्सटेंट का ढक्कन उसके स्टैंड का कार्य करता है। जो उसका बक्स सेक्सटेंट का ढक्कन होता है वह स्टैंड का काम करता है। बक्स सेक्सटेंट के वर्नियर की अल्पतमांक 1 मिनट होती है। जो मापने का समय होता है वो कितना होता है? 1 मिनट तक ऐसा करके रखा जाता है। दोस्तों आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है बक्स सेक्सटेंट के प्रमुख अंग। इनके कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं उसके बारे में। बक्स सेक्सटेंट के ऊपरी सतह पर निम्न अवयव होते हैं। बाहर से क्या क्या चीज हम लोगों को दिखाई देता है? तो रजत चाप, सूचक बाहु, समंजनीय आवर्धक लेंस, खंडित पेंच, कुंजी, अवलोकन छिद्र, खांचा, निर्देश दर्पण और क्षितिज दर्पण। ये दोनों जो है नीचे लगा हुआ रहता है। निर्देश दर्पण और क्षितिज दर्पण अंदर के वाले भाग का है ये। चलिए, इसके बाद है आगे। आगे क्या होता है? तो इसका फोटो आता है। फोटो देखिए, फोटो क्या है? बक्स सेक्सटेंट का है। और बक्स सेक्सटेंट आपको एक कुकर जैसा दिखाई दे रहा होगा। देखिए कैसा बक्सा छोटा सा लग रहा है कि कुकर है ना। ये जो है टेलीस्कोप लगा होता है दोस्तों। ये वाला जो है पकड़ने वाला डंठल टाइप का दिख रहा है, ये टेलीस्कोप है। इसी से हम लोगों को क्या होता है? देख पाते हैं ना। इसी से हम लोग क्या करते हैं? देख पाते हैं, टेलीस्कोप से ही। चलिए, तो इसके इतने सारे अंग हैं। ये जो फोटो है उसको आप लोग बना सकते हैं ना। आसान फोटो है, कोई उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको बना सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं कि इसके गुण और दोष क्या होते हैं। सेक्सटेंट के गुण एवं दोष, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि सेक्सटेंट के गुण व दोषों की चर्चा करें। इसके कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग गुण को देखते हैं। गुण क्या है? तो सेक्सटेंट सर्वेक्षण के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, जल राशिक सर्वेक्षणों के लिए सेक्सटेंट सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है। इसके अतिरिक्त सेक्सटेंट के द्वारा किसी क्षेत्र का क्या किया जाता है दोस्तों? अविछान प्लान सरलता पूर्वक बनाया जा सकता है। क्या बताया जा रहा है? कि जल के लिए, कि जल में जो हम लोग सर्वेक्षण करते हैं उसके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जल के लिए, जल में इसका उपयोग जो है अधिक किया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को इसको रखने के लिए कोई प्लेन व्लेन नहीं चाहिए, कोई टेबल उबल की आवश्यकता नहीं होती है। सीधा हम लोग एक नाव पे बैठ के भी इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा सर्वेक्षण किया जा सकता है। इसीलिए इसको जल राशिक जो सर्वेक्षण होते हैं उसमें अत्यधिक उपयोग किया जाता है। आगे दोस्तों, आगे क्या है कि सेक्सटेंट के द्वारा जल व स्थल दोनों जगहों पर कोण मापे जा सकते हैं। इसके द्वारा हम लोग दोनों जगहों पे कोण को माप सकते हैं, स्थल भागों में भी और जल भागों में भी। तीसरा क्या है कि इस उपकरण से ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज एवं नत झुकी हुई तीनों प्रकार के कोणों की माप जो है की जा सकती है आसानी से। क्षैतिज वाला को, ऊर्ध्वाधर वाला को, और जो झुकी हुई कोण रहती है उसको भी हम लोग आसानी से माप सकते हैं। चौथा क्या है? तो किसी पूर्व निर्मित प्लान में विवरणों को अंकित करने के लिए अथवा सर्वेक्षण कार्य की शुद्धता को जांचने के लिए सेक्सटेंट उपयोगी उपकरण है। क्या बोला जा रहा है कि पहले से मान के चलिए कि कोई प्लान कर दिया है, कोई डिनोट कर दिया है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, तो उसको हम लोगों को अगर जांच करने के लिए मिला है कि ये जो पॉइंट है वह सही दर्शाया गया है कि नहीं दर्शाया गया है,
तो ये जो उपकरण है उसकी शुद्धता को मापता है कि ये जो सर्वे किया गया है वह सही सर्वे है कि गलत सर्वे है। उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि सर्वे जो है गलत किया गया है या फिर सही किया गया है। देखिए दोस्तों 5 नंबर क्या बोलता है कि सेक्सटेंट छोटा हल्का व सुवाह्य उपकरण है जिसका उपयोग नाव, जलपोत अथवा घोड़े पर भी चढ़कर किया जा सकता है। यह बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है कि इसको हम लोगों को टांग के ले जाना पड़ेगा माथा पे। इसको हम लोग हाथ में ही पकड़ के आसानी से ले जा सकते हैं और कहीं पे भी नाव पे भी जाके, जलपोत का मतलब होता है जल वाला जो यान होता है उस पे हम लोग जाके, उसके बाद घोड़ा पे भी चढ़ के हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं दोस्तों। यह ज़्यादा भारी नहीं होता है, एकदम हल्का होता है। चलिए आगे आगे क्या है, सेक्सटेंट के द्वारा कोण मापने की विधि अपेक्षाकृत सरल होती है। जितने सारे अभी तक हम लोगों ने देखा उसमें बहुत ज़्यादा जोड़ घटाव हम लोगों को करना पड़ रहा था, लेकिन ये जो है इसमें उतना ज़्यादा जोड़ घटाव करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है आसानी से हम लोगों को कोण जो है वह मेजरमेंट हो पाता है। देखिए 7 नंबर क्या कहता है कि इसे प्रयोग में लाने के लिए किसी प्रकार के स्टैंड की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी बात जितने सारे सर्वेक्षण देखे हम लोगों ने उसको एक स्टैंड पे रखा जा रहा था और स्टैंड पे रख के हम लोग उससे सर्वेक्षण कर रहे थे, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्लेन टेबल या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी स्टैंड की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों 8 नंबर क्या कहता है। 8 नंबर, इससे पश्च दृष्टि तथा अग्र दृष्टि दोनों बिंदुओं को एक साथ लक्ष्य किया जा सकता है और इस प्रकार एक ही परीक्षण में उनके बीच के कोण को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। क्या बताया गया कि पश्च दृष्टि क्या मतलब होता है, पीछे वाला मान के चलिए कि यहाँ से हम सर्वे कर रहे हैं, यहाँ से हम सर्वे कर रहे हैं और ये वाला हमारा जो है वो पीछे का दृष्टि है, पश्च दृष्टि है, और ये वाला जो है वह हमारा कौन सा दृष्टि है दोस्तों, अग्र दृष्टि है। यहाँ पे हम लोग जो है सर्वेक्षण के लिए सेक्सटेंट का उपयोग कर रहे हैं। किसका उपयोग कर रहे हैं, सेक्सटेंट का उपयोग कर रहे हैं। और ये जो सेक्सटेंट है वो दोनों के बीच जो है उसके कोनों का जो माप है, ठीक ना दोस्तों, दोनों के बीच का जो कोनों का माप है उसको आसानी से एक ही जगह खड़ा होकर के हम लोग पीछे वाला को भी माप सकते हैं और आगे वाला को भी माप सकते हैं। दोनों बिंदुओं को एक ही साथ लक्ष्य कर सकते हैं, दोनों बिंदुओं को एक ही साथ लक्ष्य कर सकते हैं, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना डिग्री नीचे वाला कोण बन रहा है और कितना डिग्री पीछे वाला बन रहा है और कितना डिग्री आगे वाला बन रहा है। इससे आसानी से हम लोग वो जो कोण है उसको मेजरमेंट कर पाते हैं। दोस्तों अब किसी भी चीज़ का अगर गुण होता है तो उसके साथ साथ उसके अवगुण भी पाए जाते हैं। तो अवगुण जो है इसका क्या है, जिसको हम लोग दोष कहते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें गुण के साथ साथ अवगुण भी पाए जाते हैं जो निम्न है। पहला, सेक्सटेंट के द्वारा 120 डिग्री से बड़े कोणों को एक बार में मापना संभव नहीं होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसमें 120 डिग्री तक के कोण को ही मापा जा सकता है। 120 से अगर अधिक है कोण मापना हम लोगों को, तो उसको 2 बार करके हम लोगों को मापना पड़ेगा। तो ये इसका क्या चीज़ है दोस्तों, डिमेरिट है कि 120 डिग्री से बड़ा अगर कोण रहा तो उसको हम लोग आसानी से माप नहीं सकते हैं। दूसरा क्या है इसका डिमेरिट, तो 15 डिग्री से छोटे कोणों को मापने के लिए यह जो है अत्यधिक परिशुद्ध उपकरण नहीं है। 15 डिग्री से अगर छोटा कोण को भी मापना रहेगा तो उसके लिए भी यह पूरा शुद्ध नहीं है। ये हम लोगों को गलत डेटा दे सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिकल नंबर थर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वहाँ पे जो बेल बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको आसानी से मिल सके और जब हम लोग प्रैक्टिकल 4 की चर्चा करेंगे तो आपको तुरंत आपके मोबाइल पे चला जाएगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ऊपर से मैं फिर से एक बार नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसको क्या कर सको, आसानी से अपने कॉपी में नोट कर सको। वीडियो को पॉज करते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। चलिए हम लोगों ने इसको धीरे धीरे नीचे करके देख लेते हैं कि क्या क्या है। चलिए हो गया कंप्लीट। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की और अधिक जानकारी चाहिए आप लोगों को तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट एक बार कर दीजिएगा, मैं
प्रयास करूँगा कि उससे सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।